हाँ, हेलो फ्रेंड्स। तो हमने फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया था कि GS1 का जो पेपर आया है उसमें क्या होना चाहिए। हमने हिस्ट्री और जो हमारा पार्ट था कल्चर वाला वो हमने कंप्लीट कर लिया था। नाउ में पार्ट 2 जो बच रहा है हमारा ज्योग्राफी एंड सोसाइटी, हम उसकी बात कर लेते हैं कि क्या आंसर्स होंगे। और फिर से वही बात, आई एम जस्ट डूइंग प्रैक्टिकल एनालिसिस कि आप उस समय क्या कर सकते थे। जिनके अच्छे मार्क्स आएंगे उन्होंने क्या पॉइंट्स लिखे होंगे जो आप लिख सकते थे। अगर आपने लिखे हैं तो यू विल गेट गुड मार्क्स। मैं यहाँ पे एक आइडियल आंसर्स पे नहीं जा रहा हूँ कि मॉडल आंसर्स क्या होगा, क्योंकि वो कोचिंग वाले आपको दे देते हैं। आई एम जस्ट गिविंग ए प्रैक्टिकल एनालिसिस। ओके, तो ये तो हमने बात कर रही थी, पेपर मॉडरेट लेवल का था, उसमें कुछ जनरल क्वेश्चंस भी थे, कुछ ट्रिकी थे, कुछ के आंसर्स सही से आएंगे नहीं। वो सारे पार्ट हम लोगों ने देख लिए थे। तो ना हम सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं। जो पहला क्वेश्चंस, यू कैन गो विद इन्वायरमेंट और करंट और ज्योग्राफी। क्वेश्चन ये था कि किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज जो है ट्रॉपिकल कंट्रीज में किसका इशू लेके आएगा, फूड सिक्योरिटी का। डेट इज है, तो उन्होंने स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछा है कि कंसिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फूड सिक्योरिटी। मतलब उन्होंने क्लाइमेट चेंज का सिर्फ एक पार्टिकुलर उन्होंने कंसिक्वेंस पूछा है। अब मैं जब भी, अगर आप मेरी क्लास अटेंड किए होंगे इन्वायरमेंट की, मैं हमेशा बात करता हूँ कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट बहुत सारे हो सकते हैं आपस में। वो हर एक इम्पैक्ट अपने आप में सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है। तो इस बार उन्होंने कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया किसका, फूड सिक्योरिटी का। तो यू हैव टू इंट्रोड्यूस क्लाइमेट चेंज कि क्या होता है क्लाइमेट चेंज। तो आप लिखेंगे कि लॉन्ग टर्म चेंज इन वेदर, जो हम बोलते हैं अराउंड 50 ईयर्स में लॉन्ग टर्म चेंज होता है, आप मेंशन कर दीजिए। और आप बोल सकते हैं कि इट्स अ मेजर ग्लोबल चैलेंज फॉर द या वर्ल्ड इकोनॉमी या वर्ल्ड प्रॉस्पेरिटी या वर्ल्ड पीस। सबसे बड़ा इशू अभी कौन सा है, क्लाइमेट चेंज। तो आप इसका इंट्रो कर सकते हैं जो आप जानते हैं। ना यू हैव टू राइट ऑन इम्पैक्ट ऑन फूड सिक्योरिटी, क्या इम्पैक्ट होगा फूड सिक्योरिटी पे। और सिर्फ लिखना नहीं है, यू हैव टू प्रोवाइड डायमेंशंस कि क्या क्या इसके आंसर हो सकते हैं। एंड आई विल सजेस्ट कि यू हैव टू यूज़ IPCC रिपोर्ट। तो आप जब बात करते हैं फूड सिक्योरिटी को, तो याद रखिए उसने सिर्फ फूड सिक्योरिटी वर्ड यूज़ किया है, उन्होंने फूड ग्रेन्स की बात नहीं की है। दे आर फोकसिंग ऑन फूड सिक्योरिटी। तो आप यूज़ कीजिए IPCC रिपोर्ट। आपने लास्ट वाली पढ़ी हो, ये वाली पढ़ी हो, तो उसने साफ कहा है कि अगर टेम्परेचर 3 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हो गया, ओके, और क्लाइमेट चेंज उससे होगा, तो क्या होगा, आप वीट और मेज का जो प्रोडक्शन है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इट विल अफेक्ट चीज़ों को लेके आपको देखने को मिलेगा। ओके, देन यू कैन कॉल टेम्परेचर राइज, जो हमको दिख ही रहा है। इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं, कार्बन फर्टिलाइजेशन का एक इशू, वो यू कैन कोड डॉट आस्पेक्ट आल्सो। ठीक है, इसके अलावा अभी आप देख रहे होंगे कि इंडिया में क्या हुआ, अभी रिसेंटली रावी क्रॉप्स काम नहीं कर पाती। मार्च में लगातार टेम्परेचर राइज हो रहा था, तो आप पाते हैं कि सिग्निफिकेंट फॉल हुआ था 2022 में। जो था प्रोडक्शन कम हो गया, हमारा जितना उम्मीद थी उससे कम हुआ था प्रोडक्शन। तो आप वो भी, तो ये रिसेंट एग्जांपल्स हैं जो आपको यूज़ करने हैं। आई थिंक ये आपके मार्क्स बढ़ा देंगे। ये क्वेश्चन पूछा उसी एस्पेक्ट को लेके कि रावी क्रॉप इंडिया में फेल हो गई थी। फेल तो नहीं हुई थी, लेकिन हम बम्पर हार्वेस्ट को एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन डिक्लाइन हो गया था। ये हर साल अभी इश्यूज आ रहा है, तो रबी क्रॉप्स को लेके भी इशू था, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं, है ना। क्लाइमेट चेंज अगर होगा तो इवन यू कैन कोट फिशरीज़ का इशूज़ आपको देखने को मिलेगा। फिशरीज इज़ आल्सो इशू ऑफ फूड सिक्योरिटी। इसलिए हम मिलेट्स की बात कर रहे हैं आजकल। तो वो सारी चीज़, राइस, वीट, मेज, इन सब पे इश्यूज आएंगे आपको फूड सिक्योरिटी के लेके। इवन जो हम बात करते हैं कि डिक्लाइन हो जाएगा अगर आपकी बीस वगैरह का, जो हम कॉलोनीज़ की बात करते हैं, तो फिर पोलिनेशन नहीं हो पाएगा फ्रूट्स वेजिटेबल्स का, वो भी इश्यूज अपने आप में आएंगे। यू हैव टू राइट ऑल दिस फूड एस्पेक्ट्स एंड यू हैव टू यूज़ IPCC रिपोर्ट, जो आपका एक बड़ा पार्ट है IPCC रिपोर्ट का। वो मेंशन जरूर कीजिए किस प्रकार से। एंड यू कैन कोट सर्टेन डायरेक्शंस, यू कैन आल्सो कोट, एक और जो पॉइंट हो सकता है इसके अंदर, लाइक जो आई थिंक जो लिखे भी होंगे कि लाइक सी लेवल राइज होगा क्लाइमेट चेंज हो जाने से। तो सी लेवल अगर राइज होगा तो जो हम बोलते हैं ना सी लेवल फार्मिंग जो होती है वो डिक्लाइन हो जाएगी। यू हैव टू राइट ऑल दोज पॉइंट्स। तो आपके 5-6 पॉइंट्स अच्छे हो जाएंगे, तो आपको मेंशन करना है एंड गिव ब्रीफ सजेशंस, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नोट ए टफ क्वेश्चन, बट डायमेंशंस जरूर याद रखिएगा। डोंट बी स्पेसिफिक टू फूड ग्रेन्स, क्योंकि फूड सिक्योरिटी लिखा है, ना कि फूड ग्रेन सिक्योरिटी। ओके, नाउ आई थिंक दिस इज़ नॉट ए वेरी टफ क्वेश्चन। अगर हम इसकी बात करें कि वाई इज़ द वर्ल्ड टुडे इन्फ्रंटेड विद द क्राइसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ एंड एक्सेस टू फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। तो आप मतलब मेंशन कीजिए कि फ्रेश वाटर रिसोर्सेज क्या क्या है और कहाँ कहाँ पे देखने को मिलते हैं। स्पेशल यू कैन कोट सम इंडियन फैक्ट्स की, लाइक हमारे पास
सिर्फ 2.4% क्या है, 4% ऑफ वाटर रिसोर्सेज है पूरे वर्ल्ड के। तो जस्ट राइट ऑल दिस काइंड ऑफ एस्पेक्ट जो आपको इंट्रो में देने होंगे। फिर वो पूछता है कि वाई इज़ वर्ल्ड टुडे की अवेलेबिलिटी का इश्यूज़ क्यों है। तब फिर आप मेंशन कीजिए क्यों इश्यूज़ हैं अवेलेबिलिटी को लेके, वाई। तो आप बताएंगे कि भाई रेनफॉल पैटर्न सबका अलग अलग है, फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी सबकी अलग अलग है, उस चीज़ों को लेके डिमांड सब जगह सेम चल रही हैं। तो यू हैव टू राइट ऑल दोस एस्पेक्ट। देन आपको एक्सेस की बात करते हैं कि लोग क्यों एक्सेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि सबका अलग अलग है। फिर उसके बाद इनइक्वालिटी सोसाइटीज़ में है, कुछ लोग तो एक्सेस कर पा रहे हैं और कुछ लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे, लाइक रूरल अर्बन एरियाज़ वाला इश्यूज़ अपने आप में आ जाएगा, है ना। इवन जो हम बात करते हैं जो कोस्टल स्टेट्स के जो लोग हैं या कोस्टल एरियाज़ में जो लोग रहते हैं या आपके जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं, उनके पास फ्रेश वाटर की समस्या ज़्यादा है, तो वो और ज़्यादा उनको इश्यूज़ आ जाते हैं। देन यू हैव टू कोट वर्ल्ड वाटर रिपोर्ट जो अभी रिसेंटली आई थी, कितना बड़ा क्राइसिस है वाटर अवेलेबिलिटी का। यू हैव टू राइज ऑल दोस एस्पेक्ट्स, आपके मार्क्स अपने आप आपको ज़्यादा दिखाई देंगे। तो क्यों हम वर्ल्ड इस पर इन्फ्रंट कर रहा है, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत कम है। तो इश्यूज़ यू कैन आल्सो राइट अबाउट कि क्या इश्यूज़ हैं। तो अगर हम इसकी हम बात करते हैं तो यू विल फाइंड कि ये सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा। और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है। और अगर हम बात करें पॉपुलेशंस इज़ कंटिन्यूसली राइजिंग एंड वाटर रिसोर्स आपके पास लिमिटेड है, एंड प्लस द इश्यू ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, these all things are also affecting this access and affordability of water resources। तो फिर आपका एक आंसर कंप्लीट हो जाता है। आई थिंक दिस इज़ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन एंड आई वुड से कि दिस इज़ द टफ क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि जनरली क्या होता है कि बहुत सारे लोग फ्योर्ड पढ़ते नहीं हैं। हम लैंड फॉर्म्स पढ़ के नहीं जाते हैं GS1 में कि हम सीधा उसको लिख पाएंगे, क्योंकि हम नहीं पढ़ते हैं। और एक पार्टिकुलर लैंड फॉर्म्स तो कोई नहीं पढ़ता है। जनरली लोग क्या पढ़ते हैं, लोग पढ़ते हैं कि ओके लैंड फॉर्म्स ऑफ ग्लेशियर्स, वाटर, है ना, रनिंग वाटर, सरफेस वाटर या ग्राउंड वाटर, ऐसा पढ़ के जाते हैं। तो कोई भी नहीं पढ़ता कि अकेला। बट टफ तो फिर भी नहीं था। यू कैन, अगर पता है कि फ्योर्ड्स क्या होते हैं तो यू कैन मेंशन व्हाट इज़ फ्योर्ड्स। तो आप बता सकते हैं कि फ्योर्ड्स एक डीप वैली होती है जो ग्लेशियर्स की कोस्ट पे आपको जनरली दिखाई देती है। तो ये आपको साफ साफ प्रोली दिया हुआ है। NCERT में आप जाएंगे, आपको साफ साफ डेफिनेशन दी है कि एक प्रकार की डीप वैलीज होती हैं जो आपको कोस्टल या जो आपके जो एरियाज हैं ग्लेशियल वाले, वहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो यू कैन ड्रॉ ए सिमेट्रिक डायग्राम हियर आल्सो। ठीक है, आप सिमेट्रिक डायग्राम बना सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ ये था, ये जो क्वेश्चन था आपका लास्ट वाला रिसोर्सेस वाला, यू कैन ड्रॉ हियर वर्ल्ड मैप आल्सो कि वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे क्राइसिस है, आप वहाँ पे ड्रॉ कर सकते थे। ओके, तो ट्राई कीजिएगा उसको ड्रॉ करने का। इसके बाद अगर हम बात करें इस वाला जो हमारा क्वेश्चन था फ्योर्ड्स, तो मैंने कहा आप यहाँ पे बनाएंगे सिमेट्रिक डायग्राम कि कैसे होता है फ्योर्ड्स, उसको आप एक्सप्लेन करेंगे। देन वो क्यों, उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था कि वाई इट्स मोस्ट पिक्चरस्क एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, तो वाई मोस्ट पिक्चरस्क, तो ड्रॉ। तो यू विल फाइंड आपको ब्यूटीफुल यहाँ पे वाटर दिखेगा, यहाँ में एक वाटर सीन दिखेगा या लेक दिखेगी आपको, है ना। एक वाटर बॉडी आपको दिखाई दे रही है वहाँ पे जो बहुत प्यारी होती है, वाटर वैली। तो वैली रीजन जो अपने आप में पिक्चर्स की माना गया है, हम बोलते हैं कश्मीर वैली ऐसा, तो वैसा वो ग्लेशियल वैली बहुत प्यारा दिखता है। इसके अलावा आपको माउंटेन्स, आपको ग्लेशियर्स दिख रहे हैं जो स्नो कवर्ड हैं, वो अपने आप में उतने अच्छे होते हैं। रॉकी एरियाज आपको दिखते हैं, रॉकी माउंटेन्स, वो अपने आप में ब्यूटीफुल एरियाज हैं, और जब इन पर कवरिंग होती है तो और प्यारा दिखते हैं। तो जस्ट राइट ऑल दोस की काइंड ऑफ थिंग कि क्यों इतने पिक्चरक्स होते हैं। तो यू कैन राइट 5 पॉइंट्स आल्सो, तो आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपने ना फ्योर्ड्स देखे भी होंगे ना, तो यू कैन राइट ऑल दिस पॉइंट्स। दिस इज़ द मोस्ट एक अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। हाँ, लेकिन जो हमारे बिहारी भाई हैं उनके मज़े हैं, क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चंस। उन्होंने कहा है कि साउथ वेस्ट मानसून को क्यों पुरवैया कहते हैं। तो ठीक है, बहुत सिंपल है। तो यू कैन इंट्रोड्यूस व्हाट इज़ भोजपुर रीजन, यू ड्रॉ द रीजन आल्सो, यू कैन शो इट इन मैप कि ओके कौन सा रीजन भोजपुर वाला होता है, यू कैन शो। और साउथ वेस्ट मानसून का मतलब क्या है, तो उसको पुरवैया क्यों कहते हैं। तो यू हैव टू ड्रॉ डायग्राम ऑफ इंडियाज मैप। जब हम जनरली बात करते हैं कि साउथ वेस्ट मानसून आता है यहाँ से, पर बिहार में जो पानी है वो कहाँ से आता है, वो आपको ईस्टर्ली ब्रांचेस से आपको दिखाई देता है जो बे ऑफ बंगाल से आती है। डेट इज इट इज़ कॉल्ड पूर्वैया, क्योंकि ये पूर्व से आता है, ना कि कहाँ से आता है, साउथ वेस्ट से। यू हैव टू शो दिस डायग्राम कि इस प्रकार से ये चीज़ें हैं जो आप जानते भी हैं। ओके, ये आप एक्सप्लेन कर देंगे। नाउ दिस डायरेक्शनल विंड सिस्टम किस प्रकार से कल्चरल इथोस को बनाता है। एंड नाउ दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप कॉमन सेंस से भी आप लिख पाते हो कि पूर्वैया, जब इसको हम वर्ड यूज़ करते हैं तो पूर्वैया किस प्रकार से सीजन को, कल्चरल इथोस को। तो पूर्वैया से यू विल फाइंड दे यूज़ म्यूज़िक, जो भोजपुरी म्यूज़िक है,
दे यूज़ कॉमन टर्म पुरवैया। उस म्यूज़िक पे बहुत, इस थीम पे बहुत सारे गाने बने, रेनफॉल पैटर्न पे, या जो वहाँ पे जो मानसून है उस पर बहुत सारे गाने बनाए जाते हैं पुरवैया को लेके। म्यूज़िक या उनके जो फोक सॉन्ग्स हैं उसमें बड़ा यूज़ किया जाता है पुरवैया। दूसरा हो गया उनके डांस पैटर्न में आपको ये दिखाई देगा पुरवैया के ऊपर उनके डांस चलते हैं। दे आल्सो सेलिब्रेट फेस्टिवल्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस। इवन उनके जो क्यूशीन्स होते हैं, खाने पीने की चीज़ें, इट आल्सो अफेक्ट्स बाय दिस ऑल दिस सिनेरियो। तो यू हैव टू राइज ऑल दिस एस्पेक्ट्स, तो आपका आंसर बन जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो ट्रिकी नहीं है, जस्ट यू कैन गो टू ओके क्यूजिन, डांस, म्यूजिक, फेस्टिवल्स, तो आपको इन प्रकार से चीज़ें देखने को मिलती हैं। आंसर कंप्लीट हो जाएगा आपका। नाउ ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट अच्छा लिखोगे तो, मैंने हमेशा, आपको याद होगा मेरे GS1 से पहले का मैसेज जो मैंने दिया था कि जो क्वेश्चन आपको आते हैं यू हैव टू राइट इट एक्सट्रीमली वेल, तो फिर आपका कोई रोकने वाला नहीं है। जो ऊपर नीचे हैं वो सबके ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन जो आपका बेस्ट है ना उसको हमको गलत नहीं करने देना है। क्या क्वेश्चन है कि लाइक रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया एंड स्टेटस ऑफ नेचुरल हैजार्ड प्रिपेयर्डनेस। तो हम लिखेंगे लॉन्ग कोस्ट लाइन हमारी बड़ी है, यू कैन ड्रॉ आल्सो कि ओके दिस इज द लॉन्ग कोस्ट लाइन 7500+ किलोमीटर है, जो रोल प्ले करती है कैसे, ब्लू इकोनॉमी में। यू हैव टू राइट दिस कीवर्ड ब्लू इकोनॉमी, वो इसीलिए तो क्वेश्चन पूछ रहा है। नाउ मेंशन रिसोर्स पोटेंशियल, तो क्या क्या रिसोर्स पोटेंशियल है, जस्ट दो रिसोर्स पोटेंशियल हमारे यहाँ पे क्या है। वन इज़ फिशरीज, आपको बड़ी मात्रा में फिशरीज दिखाई दे रही है। ड्रो केरल की मोनोजाइट सैंड आपको दिखाई दे रही है। ओके, तीसरा आप शो कीजिए क्या क्या मिल रहा है आपको, ऑयल और गैस मिल रहे हैं, कृष्णा कावेरी, आपके जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, मुंबई ऑफशोर, ड्रो दैट। फोर्थ, यू विल फाइंड विंड एनर्जी, ड्रो दैट। फिफ्थ, कोरल, मैनग्रोव, दीज आर ऑल पोटेंशियल। कोरल के पास आपको एक्सट्रीमली एलिमेंट्स मिलते हैं, चीज़ें मिलती हैं, यू हैव टू ड्रो। मैनग्रोव का टिम्बर आपको देखने को मिल रहा है, तो यू हैव टू ड्रो ऑल दिस थिंग्स, न्यूमरस पोटेंशियल रिसोर्सेज का। फिर पूछता है कि नेचुरल हैजार्ड प्रिपेयर्डनेस, तो उससे पहले वो क्या लिखना पड़ेगा, यू हैव टू शो व्हाट आर द नेचुरल हैजार्ड्स इन दिस एरियाज, कि आपको इन एरियाज में कौन से आपको देखने को मिलते हैं, तो यू हैव टू ड्रो। तो कौन से एरियाज में आपको मिलते हैं, वन इज साइक्लोन विच इज़ मोस्ट कॉमन। ओके, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट कोस्टल इरोजन, ये आप नहीं भूल सकते हैं, और ये लास्ट ईयर क्वेश्चन है, इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि यूज़ PYQ, वो कहीं ना कहीं रिपीट होते हैं, उन क्वेश्चंस का आपको यूज़ करते आना चाहिए। तो वन इशू इज़ ऑफ कोस्टल इरोजन, जो आपके प्रीसियस सेंट्स खा जा रहा है। साइक्लोन इज अनोदर इशू, सुनामी इज अनोदर हैजार्ड। तो दिया था 3 कॉमन हैजार्ड्स जो आपको देखने को मिलते हैं कहाँ पे, इन एरियाज में। यू कैन आल्सो कॉल, रिसेंटली जो नेचुरल हैजार्ड है वो है सी लेवल राइज, जो आपको देखने को मिल रहा है, यू कैन आल्सो कोट डेट। ब्रीफ में आपको मेंशन करना, लिखना नहीं है। तो जो मैंने कहा ना, कई बार आपके आंसर्स में क्या होता है ना, यू हैव टू ड्रॉ सिमेट्रिक डायग्राम, तो यू कैन शो व्हाट आर द हैजार्ड्स, तो आप मेंशन कर दीजिए हैजार्ड्स इन एरिया, यू कैन ड्रॉ दिस फोर्थ, खत्म हो जाएगा आंसर्स। देन वो पूछ रहा है प्रिपेयर्डनेस, तो बनाइए हेडिंग प्रिपेयर्डनेस, क्या कर रखा है, तो फिर आप बनाइए उसमें प्रिपेयर्डनेस को लेके, तो क्या क्या हमारे पास है। साइक्लोन को लेके हमारी पॉलिसी, नेशनल साइक्लोन मिटिगेशन प्रोजेक्ट हमने चला रखा है, सुनामी वार्निंग सेंटर हमने चालू कर रखे हैं, ओके, नेशनल कोस्ट गार्ड हमने बना रखा है। ड्रॉ ऑल दोस काइंड ऑफ जो फिर पिक्चर हमने बना रखी है, जस्ट राइट ऑल दोस स्टेप्स जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली कोई भी क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है, ये याद रखिएगा। इवन यू कैन आल्सो कोट कि हम मेंबरशिप भी ले रखी है हमने मैंग्रोव अलायंस की, सब चीज़ों को लेके प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट ऑल दिस पॉइंट्स। ऐसा हो नहीं सकता कि इस क्वेश्चन में आपको कम मार्क्स मिले, यू कैन गेट मैक्सिमम मार्क्स इन दिस क्वेश्चन, क्योंकि इतना प्यारा क्वेश्चन है, इतना अच्छा कंटेंट होता है लिखने के लिए कि आपको लगेगा कि आपने कितना प्यारा आंसर लिखा है। एक ये रेयर क्वेश्चन मैं मानता हूँ जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से आपको क्या मिला है, आपको हर एक चीज़ का आंसर अच्छे से आता होगा, बस छोड़ना कुछ नहीं है। मैंने कहा ना, इनमें से आपने कोई सा भी पोर्शन छोड़ दिया तो फिर मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकल, या आप वहाँ पे सोच सकते हो, ऐसा नहीं बता रहा कि आइडियल आंसर होंगे, यू कैन राइट ऑल दिस ना। अब ये देखिए वो सिंपल क्वेश्चंस, आइडेंटिफाई एंड डिस्कस, इट मीन्स यू हैव टू पॉइंट इट आउट एंड यू हैव टू राइट इन ब्रीफ, तो आप बहुत शॉर्ट में नहीं लिख सकते। वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग डाइवर्सिटी नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया, ओके, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो भी उसका सिग्निफिकेंस क्या है, यू हैव टू राइट डेट आल्सो। तो इंट्रो आपको क्या लिखना है कि इंडिया में क्या मिलती है आपको, डाइवर्स नेचुरल वेजिटेशन जो आपको जनरली देखने को मिलती है, वो एक जनरल आपको उसको इंट्रोड्यूस कराना है। देन जो मैंने कहा वही सीमेटिक डायग्राम है कि यू एंड बेटर यू फिर ड्रो द मैप हियर आल्सो, क्योंकि यहाँ पे इंडिया की बात करा, इसलिए मैंने 2 दिन से मैंने एकदम लगा हुआ था उन सब चीज़ों को लेके कि किस प्रकार से अगर हम बात करें तो आपको वो चीज़ें करनी पड़ेगी।
इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा। तो यहाँ भी आप चाहो तो आप इंडिया के मैप आप जैसे बनाना चाहो बना दो मैप को लेके। यू हैव टू ड्रॉ डाइवर्स वेजिटेशन इन इंडिया। यू ड्रॉ हिमालयन एरियाज में आपको अलग वेजिटेशन मिलती है, नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल में अलग मिलती है, इधर आपको अलग नोटिफिक आपका है, इधर आपको डेजर्ट, सेंट्रल एरिया, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, डाइवर्स वेजिटेशंस जो आपको दिख रही है। यू हैव टू ड्रॉ ऑल दे डायग्राम्स। ओके, तो उस प्रकार से मेंशन कीजिए कि ओके रेन फॉरेस्ट या एवरग्रीन फॉरेस्ट। नीचे अंडमान भी आप शो कर सकते हैं अलग से। ओके, यहाँ पे क्या मिलेंगी आपको, अल्पाइन टुंड्रा या आपको जिसको बोलते हैं तेगा, जो आपको जनरली फॉरेस्ट मिलते हैं, ड्रो दैट। इधर आपको कौन सी मिलेगी, डेजर्ट वेजिटेशंस। इधर मिलेगी ड्राई डेसिडियस। तो राइट ऑल दोज काइंड ऑफ पॉइंट्स जो आपको ज़रूरी है, मैप मस्ट हो जाता है। नाउ राइट फैक्टर्स। फैक्टर्स बहुत सिंपल है, क्या क्या फैक्टर्स हैं आप पढ़ते हो पूरी ज्योग्राफी के अंदर। राइट फैक्टर्स आपका इंसोलेशन, डेट इज़ लेटीट्यूड और इंसोलेशंस का फैक्टर हो जाएगा कि कौन सा कहाँ पे है, इक्वेटर पे है कि नहीं है। दूसरा हो गया आपका रेनफॉल पैटर्न पे हो जाएगा आपका, ठीक है। एल्टीट्यूड सॉरी हाइट का फ़र्क पड़ता है। ड्रॉ ऑल दिस पिक्चर जो आपको दिखाई दे रही है, तो कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। राइट ऑल दिस फैक्टर्स जो आप जानते ही हैं। एंड देन ड्रॉ सिग्निफिकेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन रेन फॉरेस्ट रीजन्स। अब यहाँ पे क्या होगा, रेन फॉरेस्ट रीजन्स में क्या रोल है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ का। तो अगर आप जानते हैं कि क्या काम करती हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ तो आपको ईजी हो जाएगा आपका। बट यहाँ पे क्या है, आपको रेन सेंचुरीज़ के एग्जांपल्स तो याद रखने ही पड़ेंगे कि हमारे रेन फॉरेस्ट एरियाज़ में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो यू हैव टू मार्क इट आउट कि ओके दिस इज़ वेस्टर्न घाट्स in northeast and in Andaman and Nicobar. You will find rainforest in 3 parts of India. Now draw कि कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ड्राउ मेंशन व्हाट आर द वाइल्ड लाइफ, मुदनथराई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन वेस्टर्न घाट्स। ओके, तो आपका केरल की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है यू हैव टू कोट, नॉर्थ ईस्ट में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है यू हैव टू कोट डेट। देन आपका अंडमान निकोबार में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है यू हैव टू मेंशन ऑल दोस नेम। एंड देन वो क्या रोल प्ले करती है, तो बताइए भाई क्या रोल प्ले करती है। वो प्रोटेक्ट करती है या कंजर्व करती हैं बायोडाइवर्सिटी को, वो आप मेंशन कीजिए। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज की इसकी हम बात करते हैं, और क्या रोल प्ले कर रहा है आपके इसके अलावा, वो इंक्रोचमेंट को रोकती हैं। तो राइट ऑल दोस पॉइंट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं उस इलाके को लेके, है ना, वो सारी चीज़ें काम करती हैं। डेट इज हम बोलते हैं ना इन सीटू कंजर्वेशन का काम करती है, रिसर्च को लेके काम करती है। रेन फॉरेस्ट एरियाज में रिसर्च मोर एरिया, जैसे जोरहट में रेन, आपको पता होगा तो आई थिंक जोरबट या ऐसा कुछ जगह वहाँ पे आसाम है, वहाँ पे रेन फॉरेस्ट आई थिंक इंस्टीट्यूट भी बना हुआ है। तो राइट ऑल दोस काइंड ऑफ पॉइंट्स की क्या काम करती हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपकी रेन फॉरेस्ट एरिया में, क्यों बनाई गई है, सिग्निफिकेंस। तो वो ड्रॉ की दिए, क्योंकि ये सब केरल को लेके बड़ा न्यूज़ में रहता है, काफ़ी चीज़ों को लेके। आई रिमेंबर कि कोई प्रोजेक्ट था जो 5 किलोमीटर में सेंचुरी आ रही थी, उसी को लेके पूरा प्रोजेक्ट बनाया गया है। तो वहाँ पे पता ही होगा आपको कि वो सिग्निफिकेंस क्यों है, क्यों बनाई जाती हैं। तो कंजर्व करना, साथ में जो लोकल कम्युनिटीज़ है उनका ध्यान में रखना, वो सारे एस्पेक्ट को लेके जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में बड़ा काम आता है। राइट ऑल दोज पॉइंट्स हियर। नाउ ये अच्छा क्वेश्चन से आई थिंक, वैसे क्वेश्चन आई थिंक सिमिलर क्वेश्चन GS2 में भी आया है इस बार। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन आई थिंक इट इज़ इन GS2 आल्सो, कि किस प्रकार से ह्यूमन डेवलपमेंट वो पेस नहीं रख पाया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेके। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इंट्रो दीजिए। यू कैन इंट्रोड्यूस ह्यूमन डेवलपमेंट एंड आल्सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। व्हाट डू मीन बाय ह्यूमन डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जस्ट ड्रॉ अच्छा एक, अगर आप देंगे डेफिनीशंस, आई थिंक UNDP की डेफिनीशंस है विच इज़ वेरी गुड। तो आई विल सजेस्ट कि आप यहाँ पे UNDP की जो डेफिनीशंस है ह्यूमन डेवलपमेंट की, आप उसको कोट कीजिए कि क्या होता है। आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड, है ना। फिर आप बताइए कि उसने बोला पेस, क्योंकि हो तो रहा है लेकिन पेस, तो जस्ट इंट्रोड्यूस की किस प्रकार से ब्रीफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हुआ है इंडिया में। तो जस्ट शो ब्रीफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यू कैन जस्ट ड्रो ए टाइमलाइन आल्सो कि किस प्रकार से 1990 से 2023 तक हम किस प्रकार से इंक्रीज़ हुआ है, कि लाइक इंडिया कितने ट्रिलियन, लाइक हम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी है, तो उससे पहले 1 ट्रिलियन इकोनॉमी से 3 ट्रिलियन इकोनॉमी का सफ़र, वो जो एक डायग्राम है ना उसको शो कीजिए कि किस प्रकार से कितने जल्दी हमने क्रॉस कर लिया। तो हम लगातार पेस कर रहे हैं। देन उसने क्या बोला है कि पेस, तो सम इम्प्रूवमेंट तो हुआ है किसमें, ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर। तो जस्ट राइट इट इन ब्रीफ कि किस प्रकार से हमारे यहाँ पे क्या हुआ है। ब्रीफली ह्यूमन डेवलपमेंट जो है उसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है थोड़ा सा, नोट लार्ज पर मिला तो है। यू कैन जस्ट मेंशन की लाइक आप एजुकेशन, हेल्थ सभी थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, पर लार्जली क्या उसने बोला है कि पेस नहीं रख पाया है। नाउ यू हैव टू मेंशन कि पेस कैसे नहीं रख पाया है।
तो फिर आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि लाइक इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारी 3 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई है, हम लगातार इंक्रीज़ कर रहे हैं, बट इशू क्या है अगर आप देखेंगे हमारा जो रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर या हमारा जो स्कोर है, इट इज़ स्टिल हाउ जो वो मैनोवर कर रहा है 0.63 के आसपास। हमारी रैंक 130 में ही लगातार काफ़ी समय से घूम रही है, 130 140। लेकिन हमारी जो जीडीपी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, लेकिन क्या नहीं बढ़ा पा रहे हैं हम एचडीआई। तो ये मेन क्वेश्चन है एक्चुअली। तो ये डाटा ना आपको कोट करना है कि एचडीआई और हमारी 3 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला डाटा कि क्या इशूज़ है, ना क्यों नहीं रख पा रही है पेस, नाउ यू हैव टू सो डेट कि क्यों पेस नहीं रख पा रही है, देन राइट ऑल दोस पॉइंट की जो आप पता ही है आपको क्यों नहीं पेश कर पा रही है। तो मेंशन क्या है, रूरल अर्बन डिवाइड हमारे यहाँ पे ज़्यादा है, या लेक ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, आपको इंक्लूसिव ग्रोथ देखने को नहीं मिली है इंडिया में। कुछ लोग कुछ इलाके ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं, कुछ लोग आगे नहीं बढ़ पाए। तो यू हैव टू मेंशन दिट्स इंक्लूसिव ग्रोथ का आइडिया जो इशू है। ओके, देन इनइक्वालिटी ज़्यादा है इंडिया में, अगर आप पाएंगे तो यू कैन कोट ऑक्सफेम रिपोर्ट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, है ना। तो ये पॉइंट भी वैलिड हो जाता है आपका। उसके बाद अगर हम बात करें तो आई थिंक मेन पॉइंट इज़ आल्सो विच इज़ कॉल्ड इशू ऑफ जो हमारी ग्रोथ भी रही है वो रही है जॉबलेस ग्रोथ का एक टारगेट, एक नाम दिया गया था बीच में, यू हैव टू मेंशन जॉबलेस ग्रोथ। ओके, ये बात हो जाता है। एंड देन जिसको हम बोलते हैं ना, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाया है, जॉब तो बड़ी है लेकिन एम्प्लॉयमेंट का इशू आया है, और बिना एम्प्लॉयमेंट के आगे आप जा नहीं सकते। देन इकोनॉमिक ग्रोथ तो बढ़ी, लेकिन साथ में क्या बढ़ा है हमारे यहाँ पे, पॉपुलेशन भी बढ़ी है। तो हमारी जो पर कैपिटा इनकम थी वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ ही नहीं कर पाई। तो राइट ऑल दोज पॉइंट्स, ऐसे और भी पॉइंट्स हैं पर ये 5-6 पॉइंट्स मस्ट हो जाते हैं, क्योंकि जिस रेस से हम बढ़ रहे हैं पॉपुलेशन भी बढ़ रही है हमारी। तो वो जो जो ट्रांसमिशन था जिसको हम बोलते हैं इट इज़ कॉल्ड ट्रिकल डाउन इफेक्ट, वो इतना पहुंच नहीं पा रहा है हमारे यहाँ पे, वो फंसा हुआ है। इस चक्कर में हमारी जो एच डी है वो इतना इंक्रीज़ नहीं हो पा रहा। यू हैव टू राइट ऑल दोज पॉइंट्स। ओके ओके, दस क्या अर्बनाइजेशन जो है क्या वो पुअर को मार्जिनलाइज या सेग्रीगेट करते हैं क्या? बहुत सिंपल है, मेंशन इन टर्म में डिफाइन कीजिए व्हाट डू मीन बाय अर्बनाइजेशन, और यू कैन मेंशन व्हाट इज़ मेट्रोपोलिसेस या इंडियन मेट्रोपोलिस कौन कौन से होते हैं, जो भी आपको पता ही है कि 1 मिलियन प्लस, आई थिंक जो भी, आई थिंक 10 मिलियन प्लस पॉपुलेशन, जो भी इसका क्राइटेरिया है वो मेंशन कीजिए। किस प्रकार से वो सेग्रीगेशन और क्या रख रहा है, मार्जिनलाइजेशन आपको दिख रहा है, तो मेंशन किस प्रकार सेग्रीगेट कर रहा है। तो हाई आपको दिखेगा, इनइक्वालिटी आपको दिखेगी, है ना। जिसको हम बात करते हैं, आपको टावर्स वर्सेस स्लम्स दिख रहे हैं कि नहीं आपको, पार्टिकुलर एरिया। एक हम आजकल वर्ड निकला जमुना पार, जहाँ पे वो दिखाते हैं कि डिवाइड है पुअर वर्सेस रिच का, है ना। ऑल दो टीम्स जो आपके माइंड में आता है कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, किस प्रकार से वो वनरेबल हो जाते हैं। तो पार्टिकुलर कब उनका एक पॉपुलेशन अलग एरियाज़ में रह रहा है, ठीक है, उनको अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो हेल्थ या इकोनॉमिक टर्म्स में वो ज़्यादा वनरेबल भी हो गए हैं, तो किस प्रकार से वो मार्जिनलाइज हो गए हैं। यू कैन आल्सो कोड एग्जाम्पल ऑफ कोविड-19। अच्छा, ये जो आपका क्वेश्चन था ना, दिस इज़ लास्ट वाला जो क्वेश्चन था, अभी यू कैन आल्सो कोट हियर, जो ये था ना कि किस प्रकार से हम पेस नहीं रख पा रहे हैं। यू कैन आल्सो मेंशन वन रीज़न जो एक पेस ना रखवाने का, रिसेंटली जो डेटा भी था वो कोविड-19 भी यू कैन कोट। कोविड-19 की वजह से भी हम बहुत पीछे चले गए हैं कि इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट में, है ना। तो यू हैव टू कोट रिलीवेंट पॉइंट्स आल्सो। तो मैं यहाँ बता रहा था कि इस प्रकार से हाँ आप कोविड-19 में शो कीजिए कि कोविड-19 में आपको दिखेगा कि कितने ज़्यादा पुअर सफ़र की है ड्यू टू सेक्रेट, जो हम बोलते हैं ना वो स्लम एरियाज़ को लेके कितना बड़ा इशू आया। तो राइट ऑल दोज पॉइंट की किस प्रकार से वो सेग्रीगेट करते हैं। पर है ना, साथ में आपको ये भी मेंशन करना होगा कि दिस इज़ नॉट लार्जली ट्रू, करते तो हैं बट इसका एक अदर जो एस्पेक्ट भी है, यू हैव टू मेंशन दैट इस प्रकार से आपका अदर एस्पेक्ट भी है। और अदर एस्पेक्ट में क्या है, आप पाएंगे कि जो पुअर पीपल हैं उनको आप अपॉर्चुनिटीज एटलीस्ट मिलती हैं, और अपॉर्चुनिटी मिलके वो नाउ दे आर एंटरिंग इन मेन स्ट्रीम। तो आप पाएंगे कि वो मेन स्ट्रीम में चले जा रहे हैं। तो पुअर पीपल जो थे नाउ दे आर एंटरिंग इन लोअर मिडिल क्लास, तो आपको ये देखने को मिल रहा है। तो आप पाएंगे कि कई सारे एरियाज़ में डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसा नहीं कि सेग्रीगेट ही हो रहे हैं, दे आर आल्सो इम्प्रूविंग। तो जस्ट एंड इट ऑन ए पॉजिटिव नोट्स। ओके, ये पॉइंट हो जाएगा आपका। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द केची क्वेश्चंस आई विल फाइंड कि वाइज कास्ट आइडेंटिटी इज़ फ्लूइड एंड स्टैटिक।
है ना। एक मैं हमेशा बोलता हूँ पी बाई क्यू देके, हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ पी बाई क्यू को लेके। आई थिंक 2-3 साल पहले ना क्वेश्चन आया था कि इंडिया में कास्ट ने यूनिक फॉर्म अपना लिया है, कास्ट ख़त्म भी हो रही है ना, और कास्ट जो है वो ख़त्म नहीं भी हो रही है। ऐसा कुछ क्वेश्चन आ चुका है कि कास्ट डिक्लाइन भी है, या मतलब एक यूनिक सा क्वेश्चन था कि कास्ट जो है वो अभी तक ख़त्म नहीं हो रही है। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेचर ऑफ क्वेश्चन, बट आई कैन रिमेंबर कि ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पे मीनिंग वही है कि आप कास्ट फ्लूइड भी हो, स्टैटिक भी है। तो बताइए उसको किस प्रकार से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कास्ट इन इंडिया। तो आप बताइए कि क्या है कास्ट इन इंडिया को लेके। तो जस्ट मेंशन व्हाट इज़ कास्ट, या ओरिजिन कब हुआ, पोस्ट वैदिक पीरियड में कास्ट आपको आती है, और इसमें क्या कंसेप्ट है, वो सारी चीज़ आपको मेंशन करनी है। अब क्यों स्टैटिक है कास्ट, तो आप मेंशन कीजिए भाई बाय बर्थ चलती है कि नहीं, उसमें कोई चेंजेस आप नहीं कर सकते। ऑक्यूपेशन से भी कई बार लिंक हो जाती है, तो वही व्यक्ति एक जैसा काम कर रहा होता है। स्पेशली अगर हम बात करें तो लाइक जिसको हम बोलते हैं मैनुअल स्केवेंजर्स, वो तो एक ही काम करते हैं, स्टैटिक हो जाती है ना। मैरिज वाला जो कंसेप्ट है, इट आल्सो मेक इट स्टैटिक इन नेचर। ओके, कास्ट बेस्ड एसोसिएशंस अब राइज कर रही हैं। यू दाई राइट ऑल दोज पॉइंट्स कि सारे कास्ट को स्टैटिक बनाए हुए हैं, लेकिन फ्लूइड भी है। और फ्लूइड कैसे कि आप चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है, इतनी रिजिड तो रही नहीं है। अगर आप पाएंगे तो यू विल फाइंड यू कैन चेंज ऑक्यूपेशंस। अब ऐसा नहीं है कि कोई अगर जिसकी कास्ट माली है कि वो माला का ही काम करेगा। नाउ दे आर चेंज, नाउ राइज इन इंटर कास्ट मैरिज आल्सो। तो हाउ इट इज़ मेकिंग फ्लूइड यू कैन आल्सो कोट इन देम। तो है ना, प्रोग्रेसिव कास्टिज्म हो रहा है। प्रोग्रेसिव कास्ट की हम कैसी बात कर रहे हैं कि पहले इशू आता था कि अब कास्ट, अब आपको पाएंगे फ्लूइड के अंदर क्या हो जाता है, अब जो सब कास्ट होती थी, है ना, अब वो बड़ी एक कास्ट आ गई है, उसके अंदर सब कास्ट भी हो गई। तो नाउ सारी कास्ट अराउंड सिमिलर साउंड कर रही हैं। पहले होता ना कि लोग अपनी छोटी छोटी कास्ट को बनाए रखते थे, नाउ अब सब कास्ट किस में कन्वर्ट हो गई है, एक बड़ी कास्ट में हो गई है। तो नाउ इट इज़ अ गुड थिंग कि लाइक पहले जो अग्रवाल में अलग अलग कास्ट हुआ करती थी, नाउ दे कंसिडर देम से पहले बिग कास्ट। तो वो एक फ्लूइड नेचर को दिखा रहा है ना। मोबिलिटी का पार्ट अब इतना नहीं रहा, इट इज़ बिकमिंग मोर मोबाइल इन नेचर। तो राइट ऑल दोज पॉइंट कि इट इज़ बहुत स्टैटिक एंड बहुत ये। तो जो रोटी बेटी का जो रिश्ता बोलते हैं ना, वो रोटी बेटी का रिश्ता जो है वो वाला पिक्चर हो जाता है। वो सारी चीज़ें आज भी है, लेकिन लार्जली अब वो इतना बड़ा इशू नहीं है। ओके, और नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज़ ए वन गुड क्वेश्चन दैट इज़ कॉल्ड कि मैरिज इंडिया में लूज़ कर रहा है एज अ सेक्रामेंट। तो मैरिज आप इंट्रोड्यूस कीजिए कि किस प्रकार से इंडिया में क्या एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जो आपको वैदिक टाइम से ही देखने को मिल रहा है, और इंडिया में काफ़ी समय से पुराना भी है। ओके, यू हैव टू मेंशन दैट कि बहुत पुराना है वैदिक सिस्टम से मैरिज एज ए सेक्रामेंट। आपने मेंशन किया। नाउ आप चाहो तो यू कैन टेक एनी व्यू कि लूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा। मानो आप बोल रहे हो लूज़ नहीं कर रहा, तो आप मेंशन कीजिए लूज़ नहीं कर रहा क्यों, कि मैरिज जो आप आज भी मानते हैं, कि लोग मानते हैं कि मैरिज जो है लोग उसको आज भी सेक्रामेंट कंसिडर करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते। आप देख लीजिए संक्रामेंट, तो आप पाएंगे कि आप पूरा रिचुअल्स कवर होते हैं उसके अंदर, है ना, विवाह संस्कार होता है प्रॉपर तरीके से, है ना, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है उसके अंदर, आप आज भी पाते हैं। देन तीसरा जो एक बड़ा पार्ट है, मैरिज जो है वो कंपलसरी मानी गई है हिंदू रिलीजन के अंदर, कंपलसरी मानी गई है, जिसमें हम बोलते हैं ना कि आपको जो 3 डेब्ट्स उतारने होते हैं, 3 ऋण जो उतारने होते हैं, मतलब ये टर्म्स हैं, मतलब ऐसा नहीं सोशियोलॉजी वालों के लिए, पर इन जनरली हम यूज़ करते हैं कि ये कंपलसरी है मैरिज क्यों, क्योंकि उससे आपको जो आपके 4 फादर्स हैं उनका डेब्ट उतारना पड़ता है, या 3 ऋण जो हमारे ऊपर होते हैं व्यक्ति के ऊपर, एक देवताओं का होता है, एक आपके जो ऋषि मुनि का होता है, एक 4 फादर्स का, वो उतारने के लिए मैरिज ज़रूरी मानी गई है। तो वो संस्कार जो है वो आज भी आपको देखने को मिलता है। इवन यहाँ भी हिंदू धर्म की बात नहीं करें क्योंकि वो हिंदू को नहीं पूछ रहा है, इट इज़ आके इन जनरल। इवन क्रिश्चियंस के अंदर भी आप पाएंगे कि सेक्रामेंट माना गया है, वहाँ भी आते हैं लोग, जुड़ते हैं, करते हैं। तो मैरिज में फैमिली टाइप्स, तो राइट ऑल दिस पॉइंट्स की सेक्रामेंट आज भी है। पर नाउ सेक्रामेंट क्यों नहीं है, थ्रेट आपको देखने को मिल रहा है, तो राइट आल्सो कि लूजिंग इट्स वैल्यू क्यों, तो आप मेंशन कीजिए लूजिंग क्यों हो रहा है। तो लोग अब क्या मान रहे हैं, लोग फैमिली को नहीं मान रहे कि फैमिली का रिलेशन नहीं है, किसका रिलेशन है, 2 इंडिविजुअल्स का रिलेशन है। उस प्रकार से आप पाएंगे कोर्ट मैरिज के केसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं इंडिया में धीरे धीरे बिकॉज ऑफ इंटरकास्ट या लव मैरिज, तो लोग कर रहे हैं। तो वही लॉजिकल है, वो सेक्रामेंट को नहीं मानते, है ना। द कंसेप्ट ऑफ लिव इन रिलेशनशिप की जब बात करते हैं लिव इन, तो उसमें भी यही हो रहा है कि कोई मतलब नहीं है उनको सेक्रामेंट से, इट इज़ काइंड ऑफ लाइक कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 पीपल्स, तो वो आपको दिखाई दे रहा है।
तो ना अगर आप इसमें ना ऐसा लिखेंगे ना कि वेस्टर्न कंसेप्ट है, नॉट वेस्टर्न, इवन कैथोलिक जो कल्चर है उसमें भी सेक्रामेंट माना गया है, ऐसा नहीं माना गया कि ऐसे ही चल जाता है। तो लूजिंग क्यों हो रहा है? ये द वेब बेस्ड मैरिजेस आपको दिखाई दे रही होंगी आजकल, वेब बेस्ड मैरिजेस आपको दिखाई दे रही हैं, तो लोगों ने खुद से जीवन साथी पसंद कर लिया, तो बस वो हो गया, रिलेशन में रह रहे हैं, कर रहे हैं। ओके, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको डाइवोर्स रेट्स भी लगातार लगातार दिखाई दे रही है, पीपल आर मतलब ये है, तो जो बिजी कल्चर है, लोग बिजी हैं, उतना ध्यान नहीं दे पाते, तो चीज़ों को लेके यू कैन कोट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, बस ध्यान रखिएगा, डोंट, मॉडर्न इंडिया की हम बात कर रहे हैं, डोंट मिसकन्फ्यूज विद वेस्टर्न कल्चर। ऐसा नहीं कि वेस्टर्न में सेक्रामेंट नहीं, वेस्टर्न में सेक्रामेंट माना गया है, बट अलग अलग कंसेप्ट है, तो यू कैन राइट ऑन दिस पॉइंट्स आल्सो, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपके वैलिड माने जाएंगे। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिस इज़ वन ऑफ द, मतलब मैंने ये प्रेडिक्ट किया भी था, अगर आप देखेंगे GS1 में मैंने लिखा भी था पेपर के सुबह ही एक दिन पहले ही कि ट्राई टू रीड वुमेन इश्यूज़ इस बार, कि वुमेन के इश्यूज़ आएंगे, चाहे वो हिस्ट्री से आए कि प्रेजेंट से आए, लेकिन महिलाओं के इश्यूज़ आएंगे। और जो मेरे टेस्ट में भी थे, मैंने उनको ये पहले ही कहा था कि वुमेन इश्यूज़ को तैयार रखें इस बार, क्योंकि वो आएगा। और वो इस प्रकार से आया कि इंडिया में यंग वुमेन सुसाइड क्यों कर रही हैं। तो आप इंट्रो देंगे किसके बारे में? सुसाइड सोसाइटी में लगातार बढ़ रही है, व्हाट इज़ सुसाइड, तो आप सुसाइड को एक्सप्लेन करेंगे। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डेटा प्लीज़ कोट कि लाइक अराउंड 50,000 फीमेल्स जो हैं वो डेथ हो जाती हैं सुसाइड से। जो डेटा मेरे पास था कि 50,000 महिला अराउंड डेथ हो जाती है, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट ये सही है नहीं, पर इससे का हमको रफ आइडिया तो होगा, यू प्लीज़ चेक इट, है ना, और कुछ गलती होगा मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं। देन वो पूछ रहा है वाई इन यंग वुमेन, कि जो यंग हमारी फीमेल्स है वो क्यों सुसाइड करती हैं, तो वाई यंग, तो देन यू हैव टू मेंशन वाई यंग। सबसे बड़ा मुद्दा फैमिली इश्यूज़ को लेके है ना। फैमिली इश्यूज़ में क्या होता है भाई, जो डोमेस्टिक वायलेंस का मुद्दा है ना, चाहे वो हस्बैंड से हो, इन लॉज से हो, तो वो अपने आप में एक महिला फेस करती हैं। यू कैन आल्सो कोट रिपोर्ट ड्यूरिंग कोविड-19 कि 1/3 महिलाओं ने अराउंड फेस किया है, तो दे प्रेफर सुसाइड, ये बड़ा इशू निकल के आता है, तो यू हैव टू कोट दिस पॉइंट आल्सो, ओके। तो ये पिक्चर हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा, है ना, ये तो एक इश्यूज़ हो ही गया। कई बार अब तो केसेस कम हैं, पर स्टिल सम केसेस ऑफ डाउरीज अभी भी आपको देखने को मिलेगा गांव साइड में या छोटे इलाकों में, सम केस ऑफ डाउरी की वजह से भी डेथ हो जाती है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तीसरा जो आई थिंक एक बड़ा इश्यूज़ है, जो मुझे लगता है कि वो आपका लव अफेयर्स एक इश्यूज़ अपने आप में है, रोमांटिसिज्म वाला जो कंसेप्ट है उसमें भी जाता है। एंड मोर एक होता है फियर ऑफ फेलर या प्रेशर ऑफ फेलर। बेचारी जो बच्चियाँ होती हैं, कई बार जो यंग गर्ल्स होती हैं वो प्रेशर में आती हैं। अच्छा, ये पॉइंट ना एक्सप्लेन आपको करना पड़ेगा, फेल होने से कोई ऐसा नहीं है, पर पिक्चर क्या है ना, फेल होने से ये पॉइंट बहुत लोग नहीं लिखे होंगे कि सबने लिखा हो कि फेल होने का वजह भी होता है, प्रेशर होता है। और प्रेशर क्यों है? बिकॉज उनके पास रेस्ट्रिक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ है, उनके पास ऐसा नहीं है कि लाइक बॉयज़ या लाइक मेल दे विल गेट मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़। फीमेल को जनरली इंडिया में 1 से 2 ऑप्शन दिए जाते हैं कि अपना करियर देख लो। अगर उस प्रोसेस में वो फेल हो जाती हैं या कुछ हो जाता है, तो दे थिंक लाइक कि हमें मौका नहीं मिलेगा, नाउ आई फेल्ड इन लाइफ, तो दे टेक दिस नेगेटिव स्टेप्स, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्टेड जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उससे उनको जो प्रेशर है ना वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें ना, ये भी महिलाओं पे ना एक रोल प्ले करती है। एंड इससे बड़ा इशू जो मॉडर्न टाइम में आया है वो है साइबर का इशू, डेट इज़ कॉल्ड साइबर बुलिंग, है ना। इफ़ यू नो अबाउट सर्टेन टर्म्स लाइक पोर्नोग्राफी में बोलता है डीप फैक्स, उनका यूज़ करके फीमेल को परेशान करना, हरेस करना, ऑल दिस साइबर हरेसमेंट आल्सो रिजल्ट्स इन ऑल दिस काइंड। देन आपको मेंशन करना है इसमें एग्जांपल में, ना आप रिसेंट लिख सकते हैं कि कितना प्रेशर होता है साइबर हरेसमेंट या सेक्सुअल हरेसमेंट को लेके। जैसे मैंने जो आपको लव एग्जांपल दिया, तो यू नो सम टीवी स्टार्स की उन्होंने सुसाइड कर ली थी फीमेल्स ने भी, नहीं मुझे नाम नहीं पता है उनके, पर कुछ टीवी सीरियल्स की थी। एक वो कोई थी जो बालिका वधू वाली भी थी, उन्होंने सुसाइड की थी। तो निया खान का केस रहा हो, जिया या निया, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम, आई थिंक जिया खान थी। तो यू हैव टू यूज़ ऑल दोस नेम्स आल्सो, क्योंकि वो रिलीवेंट कोड्स हैं, या आपने कोई रिलीवेंट देखा हो रिसेंटली एग्जाम्पल, तो आप उनका यूज़ कीजिए, है ना। अनदर एग्जाम्पल से सोशल मीडिया का आपको देखने को मिलेगा, सोशल मीडिया का प्रेशर्स, गेमिंग वगैरह से भी कुछ केस में अर्बन एरियाज में आपको शो होता है। राइट ऑल दोस पॉइंट्स, फिर आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाता है।
तो अच्छे पॉइंट्स लिखेंगे ना विद एग्जाम्पल्स, मैंने हमेशा एग्जाम्पल्स लिखिए, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। ओके, दिस इज़ वन ऑफ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं अपनी बहन को खुद बोलता हूँ कि बेटा फ़ोन छोड़ के बच्चों पर ध्यान दे ले, तो ये मैं क्लास में बताता भी हूँ बच्चों को कि ये रियलिटी है। और जो मुझे जानते हैं और जो मेरी क्लास में बैठे हैं उनको पता है कि सर इस तरह एग्जाम्पल देते कुछ नहीं है मोबाइल फ़ोन्स के अलावा। तो उन्होंने कहा है कि चाइल्ड कडलिंग को रिप्लेस कर दिया है फ़ोन ने। तो जस्ट यूज़ अप टू इंट्रोड्यूस अबाउट कि हाउ कितना ज़्यादा फ़ोन का यूज़ हो रहा है, कितना फ़ोन्स इंडिया में है, कितना इंटरनेट का कंजम्पशन है। राइट सम फैक्ट्स कि 70 करोड़ अराउंड हैंडसेट्स का यूज़ है, 70-80 करोड़। ऑल दोज पॉइंट्स आपको यूज़ करने हैं। ओके, नाउ यू हैव टू मेंशन कि वाइल्ड चाइल्ड कडलिंग इज रिप्लेस्ड बाय फोन्स इन ब्रीफ। ऐसा क्यों है कि चाइल्ड कडलिंग को रिप्लेस कर दिया है फोन्स ने? क्या दिक्कत है? बच्चों को, इतने प्यारे बच्चों को कोई प्यार क्यों नहीं कर रहा? तो मेंशन जो अब मैंने सोचो, आई हैव जस्ट मेंशन, जो आपने अगर मेरा ग्रुप आप फॉलो कर रहे हैं, मैंने ग्रुप से पहले जब पेपर से पहले मैंने लिखा था कि न्यूक्लियर फैमिलीज राइज हो रही हैं, आपको जहाँ इनको लगता है ना उनको यूज़ करिएगा। अब मैंने वीडियो बना भी रखा है नए डेटास पे, तो मैंने हमेशा बोला है कि यूज़ आपको करना है, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो यू हैव टू मेंशन कि 53% न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं। तो फिर न्यूक्लियर फैमिली से बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? अगर वर्किंग दोनों हैं तो कौन ध्यान रख पाता है? वो इसीलिए बिजी लाइफ है, ठीक है। माता जी के पास टाइम नहीं है बच्चों को देखने का, बिजी कंसेप्ट है। तो उनके लिए उन्होंने क्या पाया है? उनके लिए मोबाइल फ़ोन क्या है? एक इजी उनके लिए क्या है? अट्रैक्शन का सोर्स हो जाता है कि बच्चे बिजी हो जाते हैं फ़ोन में, उनको देने के बाद तो वो खुद फ्री हो जाती हैं। क्यों हो रही? क्योंकि घर में कौन नहीं है, कोई भी ग्रैंड पेरेंट्स ही नहीं है, तो बच्चों को पीछे से देख सके, है ही नहीं, अकेले थे तो कौन संभालेगा, तो मोबाइल दे दिया, बिजी लाइफ है। तो यू हैव टू मेंशन कि वाई यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, ये चीज़ है। इवन फैमिली में अगर सिर्फ ये नहीं है, इवन पेरेंट्स भी क्या यूज़ कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन, तो वो सारी चीज़ आपको दिखाई दे रही है। तो राइट ऑल दिस पॉइंट्स कि क्यों इन ब्रीफ कि क्यों मोबाइल फ़ोन का यूज़ बढ़ रहा है, ये पॉइंट डालेंगे तो आप लिख के रहिए, आपके मार्क्स आएंगे। मिस करेंगे तो मार्क्स नहीं आएंगे। ओके, देन इम्पैक्ट ऑन सोशलाइजेशन कि क्या इम्पैक्ट होगा। देन राइट ऑन दोज, व्हाट अबाउट दोज वैल्यूज़ इन अर्ली लाइफ जो आपके ग्रैंड पेरेंट वगैरह सिखाते हैं, जो फैमिली से आते हैं। यू कैन आल्सो यूज़ कोट्स ऑफ जो हम बोलते हैं अब्दुल कलाम की, फैमिली का, टीचर का, मतलब मदर फादर टीचर सबका रोल होता है अपनी अपनी लाइफ में, बच्चों की लाइफ में। वैल्यूज़ नहीं सीख पाएगा, जैसे रिस्पेक्ट जो होता है ना, वो सारी चीज़, लव दूसरों के प्रति वो नहीं होता। सो जब वो आप मोबाइल फ़ोन में लगे रहते हो चीज़ों को लेके, है ना, गांधी जी का स्टेटमेंट भी है कि लाइक बच्चा लाइक ए सॉफ्ट वो होता है क्ले, कहीं मोल्ड हो जाता है, तो वो चीज़ हो जाती है। तो अर्ली इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज़ वो चीज़ उसमें आती ही नहीं है ना। तो उसमें थोड़ा सा अग्रेसिव टेंडेंसीज आपको देखने को मिलती है बच्चों उसमें, क्योंकि उनको कोई ध्यान रखने वाला नहीं था। मोबाइल फ़ोन के थ्रू आप पाते हैं बच्चे किसमें उनको दिक्कत आती है, वो निगेटिव एलिमेंट्स में चले जाते हैं कई बार, गेमिंग को लेके, गेमिंग से गैम्बलिंग में चले जाते हैं, ब्लू वेल जो कुछ कुछ गेम्स चले थे उसमें बच्चे फंसे बहुत सारे। राइट ऑल दिस पॉइंट सोशलाइजेशन में। इसके अलावा क्या होगा, ये सिर्फ यही नहीं होगा कि जो हमको देखने को लग रहा है, इससे ज़्यादा बड़े इश्यूज़ भी हो सकते हैं। क्या हो जाएगा, जब उसको हमने कुछ सिखाया ही नहीं होगा उन बच्चों को, तो फिर आप क्या करेंगे, आप बताओ। इसके अलावा क्या होगा वहाँ पे, वो जो लोकल कल्चर्स हैं, लोकल जो सिस्टम्स होते हैं, लोकल कल्चर, लोकल वैल्यूज़, लोकल आइडियाज़, उन सबको वो अडेप्ट कर ही नहीं पाएगा, कभी सिखाया नहीं गया उसको। जिसको हम बोलते हैं जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिशन ऑफ चीज़ें जो होती हैं, वो रुक जाएगी। वो माता पिता की नहीं सुनेगा, अपने सोशल मीडिया पीयर्स की सुनेगा, विच इज़ अनदर एन इशू। राइट ऑल दिस पॉइंट्स, सोशलाइजेशन हो नहीं पाएगा फिर, तो फिर आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से ये सोसाइटी के आंसर्स थे। तो यू हैव टू यूज़ ऑल दोज वर्ड्स, लगने में सिंपल है पर ट्राई टू यूज़, जो हम वर्ड्स का यूज़ करने को बोलते हैं या चीज़ को, और जो चीज़ मस्ट है ना उनको नहीं छोड़ना है हमको। तो ये मेरे अकॉर्डिंग ये प्रैक्टिकल आंसर्स थे जो मैंने कहा कि ऑल प्रैक्टिकल। आइडियल आंसर मैं नहीं दे रहा हूँ, आइडियल तो आपको हर कोचिंग वाले देंगे, वो तो बहुत एक्स्ट्रा भी देंगे, बट आपका माइंड, क्योंकि मेरे मार्क्स आए थे तो कि लाइक 113 मेरे मार्क्स थे, तो मैं क्या सोच के लिखता, तो मैं होता तो आई विल डिस्कस, या मैं इन सब चीज़ों को माइंड में रख के अपना एक आंसर्स बनाता हूँ। तो आपने ये वीडियो देखा, तो आपको अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कहीं भी किसी भी क्वेश्चंस में आपको लगता है कि डाउट आता है कि सर कुछ और लिख सकते थे क्या, या कुछ और इश्यूज़ थे कि सर इसमें ये मेंशन कर सकते हैं क्या, या कुछ एड ऑन कर सकते हैं, या कुछ अलग अच्छा पॉइंट आपके पास हो, तो प्लीज़ लेट मी नो। आप कमेंट मेंशन कीजिए कि सर इसमें ये अच्छा है, क्या हम चेंज कर सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई दूंगा उसका।
तो देखने के लिए आपका शुक्रिया। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप जो है यूपीएससी बाय अमृतसर, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका पार्ट 1 जो है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। नेक्स्ट वीडियो मैं कल अपलोड कर पाऊँगा, जो हम बात करेंगे GS2 के कुछ इश्यूज़ की। अच्छा पेपर आया है तो आपको मालूम चलेगा कैसे नंबर आते हैं, क्या इश्यूज़ हो सकता है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप देने जाएंगे तो आपको दिक्कत ना हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।